नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे पहले के वीडियो में अपन ने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग ये डिस्कस करा था। तो लिमिटेशंस की अपन या इम्पोर्टेंस अपन स्टार्ट करते हैं। उसमें नंबर 1 आता है आपका सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ ए बिजनेस, व्यवसाय का सफल प्रोत्साहन। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट या एडवांटेज प्रोवाइड कराता है, रीजन बीइंग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, कंपनी में हुआ है तो उस केस में आपके बिजनेस को आप बाद में ठीक से प्रमोट है वो कर पाते हैं। सिंपल सा फंड है फाइनेंशियल प्लान्स में, जैसे आपने कितना फंड आपको रिक्वायर्ड है वो आपने जनरेट कर लिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपने एलोकेट कर दिया। अब एलोकेट करने के बाद में बाकी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाते हैं और उसी के बिहाफ पे आप अपने बिजनेस को है वो प्रमोट कर पाते हैं। सेकंड आता है आपका एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ ए बिजनेस, व्यवसाय का प्रभावी निर्देशन। देखो, कोई भी बिजनेस है वो किसी भी टाइप का आपको स्टार्ट करना है, दो चीज़ें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है फाइनेंस और सेकंड होता है एचआर, जिसे पर्सनल भी बोला जाता है। आपके पास फंड्स हैं तो उस केस में आप बिल्डिंग वगैरह, लैंड और ये सब एक्वायर कर पाते हैं। फिर उसके बाद में पूरा सेटअप तैयार होता है, रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है, जो आपका लेबर या पर्सनल है उसका काम बाद में स्टार्ट होता है। तो ये दो चीज़ें अगर आपने प्रॉपर्ली करी है तो आप अपने बिजनेस को ठीक से डायरेक्ट कर पाते हैं। यानी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप उनको फंड्स अलोकेट कर देंगे। तो फाइनेंस पे या फाइनेंशियल प्लानिंग पे आपके रिमेनिंग पार्ट है वो डिपेंड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेंशन करा गया एफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ ए बिजनेस। फिर थर्ड आता है एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विस्तार एवं विकास। कोई भी बिजनेस है वो एक सर्टेन यूनिट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता है। जितने भी बिजनेस दुनिया में होते हैं सबका एक पर्पज होता है कि धीरे धीरे इसे एक्सपैंड करा जाए या इसका डेवलपमेंट है वो करा जाए। एक्सपेंशन का मीनिंग यहाँ पे जैसे नई यूनिट है वो स्टैब्लिश करना हो गया, या न्यू प्रोडक्ट है वो आपको लॉन्च करना है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन भी बोल दिया जाता है। अब अगर आपने प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो आप अपने फंड्स का ठीक से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, ना ही आपके एक्स्ट्रा वैकेंसी यानी अपव्यय होगा आपका किसी भी प्रकार का। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही फंड्स आप यूज में लेते हैं। तो डेफिनेटली फिर फ्यूचर के जो आपके प्लान्स होते हैं, चाहे वो एक्सपेंशन को लेकर के हो या आपके बिजनेस के डेवलपमेंट को लेकर के हो, उनको आप प्रॉपरली अप्लाई कर पाते हैं अगर आपने एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग करा है तो। नेक्स्ट आता है इसमें इकोनॉमी इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कोई भी बिजनेस है उसको आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे सबसे पहले आप है वो फंड्स हैं उनको कहाँ से रेज करेंगे, सेकंड आप अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट को कैसे एलोकेट करेंगे, एलोकेट कर दिया उसके बाद में आपको और भी डिसीजन लेने होते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आएगी, आपको उस पर रिटर्न है वो कितना मिल रहा है, रिटर्न में से कितना पार्ट आप अपने रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में रखेंगे और कितना पार्ट है वो आप एज डिविडेंड है वो डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिर इसके बाद में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपने फंड्स है वो प्रॉपरली परचेजिंग डिपार्टमेंट को अलोकेट करा है तो वो डेफिनेटली रॉ मटेरियल ठीक से परचेज कर पाएंगे क्वालिटी का और रीजनेबल रेट पे। दूसरा आपका एचआर डिपार्टमेंट है तो उसमें लेबर या दूसरे एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, अगर आपने उसको प्रॉपर फंड्स हैं वो प्रोवाइड करे हैं तो वो भी आपके यहाँ पे एफिशिएंट लेबर एंड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर कर पाएंगे। मीन्स अननेसेसरी आपके एक्सपेंडिचर्स नहीं होते अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करा होता है तो। फिर नेक्स्ट आता है एडिक्वेट लिक्विडिटी इन बिजनेस, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? मान लीजिए आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप किसी भी टाइप के रिटेल प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, अचानक से मार्केट में डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे रॉ मटेरियल भी एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, मशीन है उसके वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं तो लेबर की भी आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो सकती है।
अगर आपके पास लिक्विडिटी है, कुछ फंड आपने रिजर्व में रखे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको यूटिलाइज कर पाते हैं। और अगर आपने लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करा है तो उस केस में आप जितनी भी एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होती है उसको मीट नहीं कर पाते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और उसका बड़ा बिजनेस गुडविल के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में बड़ा लॉस है वो बिजनेस को देखने को मिलता है। तो लिक्विडिटी है वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त प्रत्याय। अब रिटर्न है उसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले तो जो आपने फंड जनरेट करे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, या आपने बैंक से लोन लिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में आपने अपने फंड्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करा है, यानी आपका चाहे परचेजिंग डिपार्टमेंट हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, उनमें एक्स्ट्रा वैकेंसी या अपवे या बेकार में खर्चे नहीं हुए हैं, तो उस केस में आप एक रीजनेबल प्रॉफिट को अर्न कर पाते हैं और वो आपके रिटर्न को इंश्योर करता है। तो आपकी एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रिटर्न्स पे भी इम्पैक्ट डालती है। ये सारे आपके इम्पोर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग थे। अब उसके बाद में सेकंड आपका आता है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन की सीमाएं। देखो कोई भी चीज़ है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है या 100% परफेक्ट किसी चीज़ को नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ में आपके फ्यूचर में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है बेस्ड ऑन फोरकास्ट, पूर्वानुमान पर आधारित। अब फाइनेंशियल प्लानिंग है तो प्लान तो अपने आप में ही फ्यूचर के लिए होते हैं, तो वो उस केस में आप कोई भी पूर्वानुमान या फोरकास्ट करते हैं उन पे बेस्ड होते हैं। मान लीजिए जनवरी में किसी बिजनेसमैन ने बड़ा लोन किसी बैंक से लिया है बिजनेस को एक्सपैंड करने के पर्पज से। अब अपन ने प्रेजेंटली देखा मार्च में इंडिया में लॉकडाउन है वो लागू हो गया। अब आपने तो फोरकास्ट करा था कि फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, बट 80 डेज का लॉकडाउन लगा, इट मीन्स आपका बिजनेस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो ये पूर्वानुमान पे आधारित होते हैं, इसलिए 100% आपका पूर्वानुमान या फोरकास्ट सही होगा ये कोई नहीं कह सकता है। सेकंड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव। यहाँ पे जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात आ रही है वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट और नॉन फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी बात आ रही है। मान लीजिए आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का टारगेट है कि इस बार कम फंड जनरेट करने हैं, लेकिन आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट ने डिमांड ज़्यादा कर दी, या HR डिपार्टमेंट ने डिमांड ज़्यादा कर दी, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने डिमांड ज़्यादा कर दी, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने डिमांड ज़्यादा कर दी। इट मीन्स ये सारे डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी सोच अलग होती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सोच है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या समन्वय देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समयानुसार परिवर्तनों की कमी। कोई भी जनरली अपन देखते हैं बिजनेस में आपके जो मैनेजर हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे HR से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल से रिलेटेड हो, आपके मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सब है वो अपने पहले से प्लान है वो बना के रखते हैं, फिर उन प्लान्स में चेंजेस करना नहीं चाहते हैं। जबकि आज की डेट में अपन देखें प्रेजेंट सिनेरियो है वो डे टू डे चेंजिंग है, इकोनॉमी में बड़े बड़े चेंजेस हैं वो डे बाय डे आते हैं। जैसे 2016 में आपका डीमोनेटाइजेशन है वो हुआ, तो उस टाइम कैश पे डिपेंड करने वाले बिजनेस हैं उनको बड़ा लॉस हुआ। फिर GST आया, GST की इम्प्लीमेंटेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ी। ऐसे ही डे बाय डे जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान्स हैं वो भी चेंज करने चाहिए। दूसरा, इनको अपन टाइम से रिलेवेंट भी मान सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो 1 ईयर का होता है, उसमें थोड़े बहुत आप चेंज कर लोगे। मान लीजिए मोर देन 5 ईयर्स के लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो आपने बनाए हैं और लॉन्ग टर्म में सारी सिचुएशंस ही चेंज होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपके सारे प्लान्स हैं वो धरे रह जाते हैं, एक भी अप्लाई नहीं हो पाता है। एक इसमें प्रॉब्लम आती है नॉट इफेक्टिव, इसे अप्रभावी भी माना जाता है। इफेक्टिव इसलिए नहीं होता है, मैं अगेन आपके कोविड-19 का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फरवरी में आपने सपोज डिसाइड करा बिजनेस में एक्सपेंशन का और मार्च में लॉकडाउन लग गया,
या फिर इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपको रोज़ देखने को मिलती हैं। मान लीजिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपकी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, उसमें 99% चांसेस रहते हैं रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब में चेंजेस आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो हर 3 महीने 2 महीने से इस टाइप के जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है। और लास्ट इसमें आता है फास्ट चेंजेस, जल्द परिवर्तन। आज इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी आपके बिजनेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस या डोमेस्टिक पॉलिसी से ही अफेक्ट नहीं होते हैं। जो इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं उनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है वो आपके डोमेस्टिक बिजनेस पे आता है। तो अमेरिका में क्या चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट है वो इंडियन बिजनेस पे भी आ सकता है। चाइना में जो चेंज आ रहा है उसका इम्पैक्ट है वो इंडियन बिजनेस पे आ रहा है। सिमिलरली इंडिया में जो चेंजेस आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट है वो आपकी नेबर कंट्रीज प्लस जिनके साथ में आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसमें भी वो सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने फास्ट या फ्रिक्वेंट चेंजेस आते हैं वो भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करने देते हैं। तो इस वीडियो में 2 चीज़ें आपने देखी हैं, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और एक देखा है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक साउंड फाइनेंशियल प्लान होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।